नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यही क्वेश्चन जो है आपके तरह तरह के एग्ज़ाम में जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, ये 100 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास का जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो कवर हो सकता है। तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और टॉप 100 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर क्वेश्चन को साथ में याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है आपका समुद्रगुप्त को दी गई थी। किसे दी गई थी? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है आपका समुद्रगुप्त को दी गई थी। ठीक है। और देखिए, समुद्रगुप्त से आप लोग एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे। तो देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे आपका हरिसेन। क्या नाम था उनका? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। और भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को दी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक बताना है कि कौन था। तो देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक जो है आपका श्रीगुप्त था। कौन था? तो श्रीगुप्त था। और यह गुप्त वंश का जो है संस्थापक भी जो है गुप्त वंश का, इसी को कहा जाता है श्रीगुप्त को। लेकिन देखिए, गुप्त वंश का जो है महान सम्राट किसे बोला जाता है? तो देखिए, गुप्त वंश का अगर महान सम्राट की बात की जाए तो गुप्त वंश का महान शासक था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है गुप्त वंश का महान शासक था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो देखिए, चीनी यात्री फाहियान जो है आपका यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो चीनी यात्री फाहियान आया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और फाहियान ने चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण भी किया था। किसने? तो फाहियान ने। और किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है ये प्रशस्ति गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? तो ये जो है समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे एक, उनका नाम था हरिसेन। ठीक है। ये मैंने आपको इससे पीछे ही बता दिया है कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने जो है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हरिसेन, जो कि किसके दरबारी कवि थे? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे? तो समुद्रगुप्त के क्या थे? तो दरबारी कवि थे। कौन? तो हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को बनवाया था। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो देखिए, कवि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। किसके थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, कालिदास की तरह तरह की रचना है, जैसे कि रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूत हो गया, ऋतु संहार हो गया, ये सब जो है कालिदास की रचना है। ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। राजा हर्ष ने जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, राजा हर्ष ने जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की, ये आपको बताना है। तो देखिए, उन्होंने जो है कन्नौज के शासक को पराजित किया था, उसके बाद जो है अपनी राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। उन्होंने क्या किया था कि कन्नौज के शासक को पहले पराजित कर दिया था, तो उससे पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो थानेसर थी। तो थानेसर से उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो कन्नौज किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थानेसर से कन्नौज किया। ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे?
आर्यभट्ट और कालिदास जो हैं किस गुप्त शासक के दरबार में थे, ये आपको बताना है। तो देखिए आर्यभट्ट और कालिदास ये दोनों जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। कहाँ थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किनके सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्तों के, ठीक है। गुप्त वंश के सिक्के जो हैं प्रेम दर्शाते हैं, ठीक है, संगीत के प्रति जो है उनके प्रेम दर्शाते हैं। किसके सिक्के? तो गुप्त वंश के सिक्के, ठीक है। और देखिए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है उसे बीना वादन करते हुए भी दिखाया जाने से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त भी जो थे वो क्या थे? तो संगीत प्रेम थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने, उस पर उन्होंने क्या किया था कि बीना वादन करते हुए दिखाया था। तो इससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी थे। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, ठीक है। कुमारगुप्त द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना देखिए यह विश्वविद्यालय जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। यह विद्यालय क्या था? तो महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ठीक है। तो देखिए बाणभट्ट जो है आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। जितने भी दरबारी कवि मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे को आप लोग याद करिएगा और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके हर्षवर्धन के, किसके? तो हर्षवर्धन के, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाणभट्ट की रचना आप लोग ध्यान रखिएगा कि कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना क्या है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कादम्बरी कौन सी? तो कादम्बरी जो है आपका बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो देखिए सांची का स्तूप का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? तो अशोक ने जो है आपका सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ठीक है। वह कुषाण नेता का आपको नाम बताना है जो कि बौद्ध बन गया था, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो देखिए ये था आपका कनिष्क, ठीक है। कौन था? तो कनिष्क जो है आपका बौद्ध बन गया था, जो कि कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक भी था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो उसका नाम था आपका क्या? तो मेगास्थनीज नाम था। उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने जो है आपका मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना भी की थी, ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचना जो है आपका किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने की थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ठीक है। तो देखिए कनिष्क किस वर्ष में? तो देखिए कनिष्क जो है आपका 78 ईस्वी में। कब? तो 78 ईस्वी में जो है यह सिंहासन पर आरूढ़ हुए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब, ठीक है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? जो अशोक का शिलालेख था उसको किसने और कब पहली बार जो है उस शिलालेख का अर्थ जो है स्पष्ट किया, ये आपको बताना है। तो देखिए ये था आपका जेम्स प्रिंसप ने। किसने? तो जेम्स प्रिंसप ने। और कब? तो 1837 में, यानी कि 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोक का शिलालेख का अर्थ जो है पहली बार स्पष्ट किया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, ठीक है।
संगम काल में जो रोमन व्यापार है उसका केंद्र बताना है कि केंद्र उसका कहाँ था। ठीक है, तो देखिए संगम काल में जो है उसका केंद्र हुआ करता था मुसीरी। क्या हुआ करता था? तो मुसीरी हुआ करता था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित जो कला शैली था उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए उसको जो है गांधार कला के नाम से जाना जाता है। किस कला के नाम से? तो गांधार कला के नाम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? ठीक है, राजा खारवेल जो है किस चेदी वंश के महानतम शासक थे, ये आपको बताना है। तो देखिए राजा खारवेल जो है कलिंग के महानतम शासक थे। कहाँ के? तो कलिंग के। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो देखिए प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी उदयपुर। कहाँ थी? तो उदयपुर थी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? ठीक है, अशोक ने पूरे भारत और सिलोन में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार से किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए अशोक ने जो है धर्म महामात्रों को भेजकर जो है पूरे भारत में जो है भेजकर जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ये चारों ऑप्शन में जो संप्रदाय दिया गया है इनमें से ऐसा संप्रदाय बताना है जो कि बौद्ध धर्म का नहीं है। तो देखिए दिगंबर जो है आपका ये जैन धर्म का संप्रदाय है। दिगंबर जो है आपका ये जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये महायान हो गया, फिर हीनयान हो गया या फिर थेरवाद हो गया, ये सब जो है बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, लेकिन दिगंबर जो है आपका ये जैन धर्म का संप्रदाय है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जैन धर्म का 2 संप्रदाय था, एक था आपका दिगंबर और एक था आपका कौन? तो श्वेतांबर। ठीक है, तो दूसरा का भी नाम जो है आप लोग ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि क्या था? तो श्वेतांबर था। ठीक है, तो पहला आपका है जैन धर्म का कौन? तो दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर, और बाकी जो महायान हो गया, हीनयान हो गया या फिर थेरवाद हो गया, ये सब जो है आपका बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महावीर के जो है प्रथम शिष्य था जमाली। ठीक है, जमाली जो कि उनका क्या था? तो उनका दामाद था कौन? महावीर का दामाद ही था कौन? तो जमाली, जो कि महावीर का प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात था? ठीक है, वर्धमान महावीर जो है और किस नाम से विख्यात है, ये आपको बताना है। तो देखिए वर्धमान महावीर को जीना नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? तो जीना नाम से। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीना नाम से भी जो है महावीर को और जाना जाता था। ठीक है, फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो देखिए तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु आपके थे पद्म संभव। कौन थे? तो पद्म संभव थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? यानी कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे आपका पद्म संभव। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ये अशोक मौर्य का कौन सा? तो रुमिनदेई स्तंभ, इसके द्वारा जो है अंकित किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है, लुम्बिनी कौन सा स्थान? तो लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी जो है आपका ये बौद्ध धर्म का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान
क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक अपना विशिष्ट पहचान रखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय जो है कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 4 आश्रमों को। कितने आश्रमों को, तो 4 आश्रमों को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है आपका कौन सा काल कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका धार्मिक उत्तेजना का काल। ठीक है, धार्मिक उत्तेजना का काल जो है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहलाता है, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी भारत में जो है धार्मिक चीज़ें हुई और धार्मिक उत्तेजना जो है काफ़ी तेज़ी से हुआ। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में जैन धर्म का संस्थापक तो आप लोगों को पता ही होगा कि महावीर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का देखिए एक त्रिरत्न था। ठीक है, त्रिरत्न जो है वो क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करता है। तो देखिए त्रिपिटक या तीनों टोकरी में विभिन्न बौद्ध धर्मों के लिए इस्तेमाल एक पारंपरिक शब्द है। ठीक है, त्रिपिटक। ठीक है, और उसे वो कहते हैं क्या, तो त्रिरत्न भी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिरत्न जो है आपका कौन सा है, तो देखिए विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक जो है आपका त्रिरत्न है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो वो था आपका मगध। ठीक है, मगध जो है आपका क्या किया था, तो पहली बार युद्ध में जो है हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। ठीक है, तो वो गणतंत्र का नाम था आपका बज्जी। क्या नाम था, तो बज्जी। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैनी जो हैं अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का जो है प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैन जो है आपके अंग का, किसका, तो अंग का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मचक्र मुद्रा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित हैं। कैवल्य जो है आपके कौन से धर्म से संबंधित है। देखिए कैवल्य जो है आपके ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, कैवल्य जो है आपका ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रंथ जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसका आंसर होगा आपका अंगुत्तर निकाय। कौन सा, तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपदों में जो है किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधार। ठीक है, गांधार की राजधानी जो है आपके कहाँ थी, तो तक्षशिला थी। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो देखिए स्तूप शब्द जो है आपका ये गौतम बुद्ध का मृत्यु का जो है मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, स्तूप शब्द। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ। देखिए बौद्ध धर्म जो है आपका महायान और हीनयान में
क्या हुआ था, तो विभाजित हो गया था। तो आपको बताना है कि ये किस शासक के शासन काल के दौरान जो है विभाजित हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है कनिष्क के समय, ठीक है, और कनिष्क के समय ही जो है आपका चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति जो है, चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका ये कनिष्क के समय ही हुआ था, ठीक है। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति जो है आपके कनिष्क के समय हुआ था, और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म आपका महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था, ठीक है। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो हैं आपका ये कनाद थे। कौन थे? तो कनाद थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे आपके कनाद, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ इसका जो है सीधा समुद्र व्यापार था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस हड़प्पा केंद्र के बारे में यह माना जाता है कि उसका संबंध जो है सीधे मेसोपोटामिया के समुद्र व्यापार से था। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा लोथल, ठीक है। लोथल जो है एक हड़प्पा का बंदरगाह शहर था, ठीक है। लोथल क्या था? तो हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये देखिए भोगवा नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो देखिए हल का टेराकोटा जो है आपका ये बनावली से, कहाँ से हुआ है? तो बनावली से जो है आपका ये हल का टेराकोटा जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा जो है आपका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और सिंधु से आप लोग ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? ठीक है। तो देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है आपका ये सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई है, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तुघई सिंधु सभ्यता किस देश में है? तो देखिए सत्तुघई सिंधु सभ्यता जो है ये आपका अफगानिस्तान में है। कहाँ है? तो सत्तुघई सिंधु सभ्यता जो है आपका अफगानिस्तान में है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका है मृतकों का टीला। क्या है? तो मृतकों का टीला। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? ठीक है, नहीं पाई गई है ये आपको बताना है। तो देखिए हड़प्पन समय में आपका सोना तो पाया गया था, लोहा भी, तांबा भी पाया गया था, चांदी भी पाया गया था, लेकिन लोहा का जानकारी जो है आपका हड़प्पन सभ्यता के लोगों को नहीं था, यानी कि लोहा जो है नहीं पाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लोहा। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद जो है आपके ऋग वेद है, ठीक है। ऋग वेद जो है आपके चारों वेद में सबसे पुराना है। देखिए 4 वेद आपका है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये चारों वेद में सबसे पुराना जो है आपका ऋग वेद है, ठीक है। तो ऋग वेद से आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना वेद जो है आपका कौन सा है? तो ऋग वेद है। और ऋग वेद में ही जो है आपके क्या मिलता है? तो ऋग वेद से आप लोग ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र का संकलन जो है आपके ऋग वेद में ही मिलता है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है आपका कहाँ मिलता है? तो ऋग वेद में ही मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका जो है डैश के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका जो है आपके किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखिए भीमबेटका आपके गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीमबेटका जो है आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए जो है आपका भीमबेटका प्रसिद्ध था, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युगम सावधान मिला है? ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो है युगम सावधान मिला है? तो इसका आंसर होगा आपका लोथल। लोथल से जो है आपका युगम सावधान मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है।
तो देखिए 3री शताब्दी में आपका वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। कौन था? तो विंध्य शक्ति जो है 3री शताब्दी में आपका वाकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलुथुल नारू, वल्लुवनार और थेकुम्मकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ठीक है, तो देखिए ये आपके थे केरल के। ठीक है, केरल के जो है आपके कोलथुनाडु, वल्लुवनार और थेकुम्मकुर जो है भारत के केरल राज्य के प्राचीन काल के जो है एक अल्पकालिक राज्य थे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो है महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो देखिए महाबलीपुरम में जो है आपके पल्लव ने, किसने? तो पल्लव राजवंश ने जो है पंचरथों का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में पंचरथों में से 4 रथ धर्मराज, जिसको कि युधिष्ठिर बोला जाता है, रथ भीमरथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे 4 रथ आपके दिए गए हैं, तो 5वें रथ का आपका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो देखिए 5वें रथ का आपका नाम है द्रौपदी रथ। क्या नाम है? तो द्रौपदी रथ। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है जैसी चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई? ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पल्ली चंदम यानी कि जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे ऐरावतेश्वर मंदिर जो है आपका एक चोल साम्राज्य का मंदिर है। ठीक है, कौन सा मंदिर? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है आपका ये किसने करवाया था? तो यह याति केसरी ने। किसने करवाया था? तो यह याति केसरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दंती दुर्ग एक डैश शासक था जिसने मान्यखेत में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? ठीक है, तो दंती दुर्ग किस वंश का शासक था जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो दंती दुर्ग जो है एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस वंश का? तो राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, जिसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघर शिला राजाज्ञ, जिसको कि रॉक एडिट कहते हैं, वो स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ठीक है, तो देखिए कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका आंसर होगा आपका अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्राचीन भारत में जो है वाकाटक राजवंश के संस्थापक बताना। ठीक है, तो देखिए इसके संस्थापक थे कौन? तो विंध्य शक्ति से। यह प्रश्न शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विंध्य शक्ति जो है वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे? ठीक है, तो किस शासक ने किए थे ये आपको बताना है। तो देखिए वो थे आपके अशोक, जो कि प्रथम शासक था जिसने कि अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? ठीक है, तो किसके खिलाफ किया था ये आपको बताना है। तो देखिए वो किया था नंद वंश के खिलाफ। किसके? तो नंद के खिलाफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था। ठीक है, तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन जो है किस साम्राज्य में था ये बताना है। ठीक है, तो ये था आपका मौर्य साम्राज्य में। कौन सा साम्राज्य में? तो मौर्य साम्राज्य में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से वो स्थल हैं जिस पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? ठीक है, तो नहीं मिले हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? तो ब्रह्मगिरी। ठीक है, कौन सा? तो ब्रह्मगिरी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? यानी कि ये चारों विशेषता में से आपको ऐसी विशेषता बनाना है जो कि बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक यानी कि अलग करती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सी? तो आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। ठीक है, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप जो है बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। ठीक है, फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूर्यकोटडा पुरातात्विक स्थल जो है आपका ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो ये स्थित है आपका गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? ठीक है, 4 उद्देश्यों में से एक नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सिद्धि। बाकी ये तीनों जो है अर्थ हो गया, मोक्ष हो गया, धर्म हो गया, ये है, लेकिन सिद्धि जो है आपका ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को जो है आपका संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संहिता। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियाँ के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियाँ हैं? ठीक है, ये दोनों नदियाँ का नाम बताना है। तो इसका नाम है आपका ब्यास और सतलज। क्या नाम है? तो ब्यास और सतलज। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। ठीक है, तो सेल्ट क्या है? नवपाषाणकालीन। तो सेल्ट जो है आपका ये क्या है? तो उपकरण है। क्या है? तो उपकरण। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो देखिए बिंदुसार के शासन के दौरान जो है तक्षशिला में क्या हो गया था? तो विद्रोह हो गया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान जो है सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है तक्षशिला, यहाँ पे जो है विद्रोह हुआ था। और इसने विद्रोह को दबाने के लिए जो है अपने पुत्र किसको भेजा था? तो अशोक को भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका तक्षशिला होगा। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक जो है आपको ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक है, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन सा है? तो कौटिल्य। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक है आपका कौटिल्य। और किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। और कौटिल्य को जो है आपको एक और नाम विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य को क्या बोला जाता है? तो विष्णुगुप्त भी जो है आपका कौटिल्य का एक और नाम है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो देखिए सातवाहन का जो है आपके इतिहासकारों द्वारा ये ऐसा मान्यता है कि सातवाहन का सबसे महानतम और सबसे बड़ा शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है कहाँ व्यतीत किए थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अंतिम दिन कर्नाटक में एक जगह है, उसका नाम है श्रवणबेलगोला। क्या नाम है उसका? तो श्रवणबेलगोला। वहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है व्यतीत किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? ठीक है, तो कुषाण वंश का शासक का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए
कुषाण वंश का शासक था कुजुल कैडफिसस। कौन था? तो कुजुल कैडफिसस, जिसको कि कैडफिसस फर्स्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक बताना है, ठीक है। तो देखिए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक जो है आपका ये सिमुक को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सिमुक को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला जो है किन दो कलाओं का संयोजन है, ये आपको बताना है। तो देखिए गांधार कला जो है ये हिंद यूनानी दो कलाओं का संयोजन से मिलकर बना है। कौन सी कला? तो गांधार कला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे, ठीक है। तो देखिए संगम साहित्य के संरक्षक थे आपके पांडे। कौन थे? तो पांडे जो है आपके संगम साहित्य के संरक्षक थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए अशोक के शिलालेख पर जो है आपका ब्राह्मणी लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। किस लिपि का? तो ब्राह्मणी लिपि का जो है अशोक के शिलालेख पर प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ स्थित थी? तो वो थी आपकी पाटलिपुत्रा में स्थित, ठीक है। पाटलिपुत्रा में जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्टों के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये था आपका, ये कौन सा था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए ये ग्रीको बौद्धो कला के स्कूल का नाम था आपका, ये था गांधार। कौन सा? तो गांधार कला का था वह स्कूल। कौन सी कला का था? तो गांधार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो देखिए धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने जो है धम्म महामात्रा को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रा को। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रा को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का तोलकाप्पियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, ठीक है। तो देखिए तोलकाप्पियम जो है तमिल भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। कौन सी भाषा का? तो कौन सा साहित्य का? तो तमिल साहित्य का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संगम युग का तोलकाप्पियम जो है तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के प्रतीक निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था, ठीक है। कौन अपनाया नहीं गया था, ये आपको बताना है। तो मौर्य वंश से कौन नहीं अपनाया गया था? तो देखिए मौर्य वंश से जो है ये आपका कौन सा नहीं अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका, देखिए मौर्य वंश से जो है आपका सांड हो गया, घोड़ा हो गया, चार शेर हो गया, सब तो अपनाया गया था, ठीक है। लेकिन सत्यमेव जयते जो है ये अपनाया नहीं गया था, ठीक है। और सत्यमेव जयते जो है इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्यमेव जयते जो है आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद राजवंश का संस्थापक बताना है, ठीक है। कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए नंद वंश का संस्थापक जो है आपका ये कौन था? तो देखिए नंद वंश का संस्थापक आपका था महापद्मानंद। कौन था? तो महापद्मानंद जो है आपका ये नंद वंश का संस्थापक था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है,
ठीक है। तो एका ब्राह्मण जो है आपका ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा गया है, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जो है ये किसे कहा गया है, तो देखिए ये जो है आपके धनानंद को कहा गया था, ठीक है। अग्रमीज या जेंड्रमीज जो है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा ये धनानंद को कहा गया था, ठीक है। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है, ठीक है। किसकी जानकारी जो है अशोक के शिलालेखों से मिलती है ये बताना है। तो देखिए जीवन वृत्त की भी जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति की भी जानकारी मिलती है और विदेशी नीति की भी जानकारी मिलती है, यानी कि सभी विकल्प जो है यहाँ पे सही हैं। ये तीनों की जानकारी जो है हमको अशोक के शिलालेखों से मिलती है, ठीक है। यानी कि जीवन वृत्त हो गया, आंतरिक नीति हो गया और विदेशी नीति हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था, ठीक है। तो देखिए सिकंदर ने भारत पर जो है 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया, ठीक है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। तो देखिए शिल्पाधिकारम का लेखन जो है ये किया था आपका किसने, तो इलंगो आदिगल ने। किसने किया था, तो इलंगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम का लेखन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवनाम प्रिय के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो देखिए देवनाम प्रिय के नाम से जो है आपका ये अशोक को जाना जाता है, ठीक है। देवनाम प्रिय के नाम से जो है आपका अशोक को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई, ठीक है। तो गांधार कला जो है किस साम्राज्य के समय विकसित हुई ये आपको बताना है। तो देखिए गांधार कला जो है आपका ये कुषाण साम्राज्य के समय जो है विकसित हुई थी, ठीक है। गांधार कला कुषाण साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकापियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, ठीक है। तो देखिए तोलकापियर जो है आपका ये तमिल भाषा का, किस भाषा का, तो तमिल भाषा का जो है एक प्रसिद्ध व्याकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो उस झील का नाम था आपका सुदर्शन, ठीक है। सुदर्शन झील जो है एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था, ठीक है। तो विक्रम संवत जो है आपका ये 57 ईसा पूर्व में। कब, तो 57 ईसा पूर्व 57 में जो है विक्रम संवत का आरंभ हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित जो है आपका ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, तो हर्षचरित जो है आपका ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में जो है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराहमिहिर कौन या क्या है, ठीक है। तो बराहमिहिर क्या है, तो देखिए बराहमिहिर जो है ये आपके खगोलज्ञ थे। क्या थे, तो खगोलज्ञ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो देखिए शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा।
तो देखिए लिच्छवी दोहित्र जो है ये आपको किसे कहते हैं, तो देखिए लिच्छवी दोहित्र आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो लिच्छवी दोहित्र जो है आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाओं निर्मित की गई थी। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाओं का निर्मित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका होगा, तो देखिए गुप्त शासक के दौरान जो है, गुप्त शासन के दौरान, गुप्त काल के दौरान जो है आपका अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था। ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन का किस वर्ष में जो है विजय प्राप्त किए थे यह बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 618 ईस्वी में। कब, तो 618 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। देखिए महाराजा धीराज की उपाधि तो बहुत शासक लिया था, लेकिन आपको बताना है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने कि महाराजा धीराज की उपाधि लिया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नए लगे होंगे और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और ये यहाँ से आपने अगर ज़रा सा भी कुछ नया चीज़ सीखा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।